मैं वो घर छोड़ के या घर से मैं भाग गया था महज 8 साल की उम्र में। घर वाले मेरे खिलाफ थे, तो वहाँ से ताने भी आने लगे कि जो मछली तालाब में कुछ नहीं कर पाई वो समुद्र में जाके क्या करेगी। 17 मार्च 2020 को मैंने जूहू की दुकान की ओपनिंग करी। ओपनिंग के महज 5 दिन के बाद में कोविड आया और लॉकडाउन हो गया। जैसे सब कुछ अच्छा चलते भगवान ऐसे देता है, पास में आते ही छीन लेता था। कर्ज और गरीबी जब दोनों साथ-साथ चलते हैं, तो वो आपको हर मोड़ पे तोड़ता है और चैलेंजेस आते रहते हैं। उसी वक़्त आपको एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। और ये कहीं न कहीं कहावत है, लोगों ने कहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, साहब मर्द को दर्द होता है। वो बयान नहीं करता, वो घुटता है अंदर, कर्ज और गरीबी और घर की हालत से। नमस्कार, मेरा नाम राधा गोविंद है। यूँ तो मेरी पहचान एक बिज़नेसमैन के रूप में है और मैं ओहो जयपुर के फाउंडर के रूप में जाना जाता हूँ। कहने को तो आज मैं करोड़ों के बिज़नेस का मालिक हूँ, लेकिन मेरा जीवन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मैं जयपुर के एक छोटे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ की काम ब्लॉक प्रिंट है। मेरा परिवार की रोज़ी-रोटी ब्लॉक प्रिंटिंग से चलता था और मेरे पिताजी उसी में काम करते थे। बट बिज़नेस में लॉसेस होने की वजह से जब मैं समझने लगा, मेरी उम्र 5-6 साल थी, तो मैंने वो सब चीज़ें उस उम्र में फ़ील करी कि घर की आर्थिक स्थिति जब अप डाउन रहती है, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जो कि हुआ मेरे से मेरे बड़े 5 भाई-बहन हैं। हम 6 भाई-बहनों की फ़ैमिली है, रहते थे। खाने की भी प्रॉब्लम थी कि सुबह का खाना बन गया तो शाम को क्या बनेगा? उस सिलसिले में चाय, चीनी या आटा सब वग़ैरह मेरी मम्मी मतलब कि बाहर पड़ोसियों से उधार लाती थी और वो सब चलता था। तो मेरी 8 साल की उम्र रही होगी, मैं 5वीं-छठी में रहा होगा। तो उस टाइम पे मुझे जो पहले स्कूल में हमारे प्रेयर होती थी, तो मुझे प्रेयर से बाहर निकाल दिया गया क्लास में। सभी बच्चों का मेरी तरफ ध्यान था कि क्या हुआ है? किसी को ये मालूम नहीं कि इसको फ़ीस की वजह से निकाला गया। वो या तो प्रिंसिपल सर को मालूम या मेरे को मालूम। मैं बाहर निकला, सब लाइन से क्लास में जा रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं और अलग-अलग प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे शायद वो कि क्या हुआ होगा? सारा दौर खत्म हो गया। मुझे वहाँ पे ये बोला गया कि आप जाइए, क्योंकि उससे पहले मम्मी आती थी, टाइम माँगती थी, थोड़ा-सा समय दे दीजिए, ये सब चलता ही रहता था, लेकिन घर में कुछ होता नहीं था। तो मेरे को घर पे भेजा कि आप मम्मी को बुला के लाओ, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। मुझे परमिशन लेटर नहीं दिया। अब मेरे सर पे एग्ज़ाम भी हैं, मुझे वो भी पढ़ना है। मैं बैग उठाकर क्लास में रोता हुआ घर की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं कि मैं घर पे जाके क्या करूँ? क्योंकि स्कूल से मेरे घर तक की दूरी 10 से 15 मिनट थी और एक महज़ 8 साल का बच्चा, उसके दिल पर क्या गुज़रती होगी वो मैंने फ़ील किया है। वो मैं आज भी फ़ील करता हूँ कि कितने बच्चों के साथ वो होता होगा। मैं घर जा रहा हूँ, बैग मेरे कंधे पे है और मुझे मालूम है कि मैं अगर घर पे गया, मुझे मालूम है घर में पैसे नहीं हैं और फिर से मम्मी को पापा मारेंगे, क्योंकि उनकी भी मेंटल कंडीशन ऐसी थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। तो मम्मी को मार ना पड़े, एक वो दिमाग में था, एक स्कूल में जा नहीं सकता था मम्मी को लिए बगैर। सो मोहल्ले के ही कॉर्नर पे एक दुकान हुआ करती थी जहाँ हमारे कपड़े सिला करते थे, जो दिवाली पे होते थे। वहाँ पे एक चाचा की दुकान थी, वहाँ पे मैंने मेरा बैग रखा और मैं उस चाचा को बोला कि मैं एक नोटबुक खरीद कर वापस आता हूँ, मुझे स्कूल जाना है और मैं कहीं कुछ देखा हुआ नहीं था। मैं मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर जो हमारी ज्वाला माता है, कुल देवी है, वहाँ आया-जाया करते थे, वही रास्ता मैं जानता था। तो उसको उस वक़्त मुझे समझ नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं वो घर छोड़ के या घर से मैं भाग गया था, महज़ 8 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि मम्मी को पिटते हुए नहीं देख सकता था। स्कूल से मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। उस कंडीशन में मैं घर छोड़ के निकल गया। सुबह-सुबह बस यही था, जाना है, घर में प्रॉब्लम नहीं हो। और शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, पहाड़ पे था। पहाड़ से नीचे उतरते वक़्त यही हो रहा था कि मैं अब मम्मी रोने लग गया मैं। अभी मैं मम्मी चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। एक 8 साल के बच्चा कितना सोच सकता है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे उतर के आया, रोते-रोते लोगों को लगा कि ये खो गया है बच्चा, कौन है, क्या है? वहाँ पे मैं रो रहा हूँ, बस स्टैंड पे बस का वेट हो रहा है कि हम आपको भेज देंगे। जैसे-तैसे मैं चुप हुआ, वहाँ पे लोगों ने उस तरीके से मेरी मदद करी। कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, किसी ने 8 आना दिया, किसी ने ₹1 दिया कि जो बच्चे को चुप कराते हैं कि रो मत, आप घर पहुँच जाओ। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि उस टाइम पे मेरे पास में वो अमाउंट एक ₹11.5 इकट्ठा हुआ। जैसे-जैसे बस लगी, घर पे मुझे लाया गया, तो मेरी उम्र 8 साल। मैंने ऐसा माहौल देखा
कि मुझे देखते ही मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी उस टाइम पे, कि मेरे को समझ में आया कि मेरे से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उस टाइम मतलब कि मैंने ये सीखा कि जीवन में सब कुछ होगा या क्या नहीं होगा। फिर मम्मी होश में आई। मम्मी ने पूछा कि कहाँ गए थे या क्यों, क्या है, क्या नहीं? तो मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया कि आगे से ऐसा नहीं करूँगा मैं। और वही मेरी कहानी का एक ऐसा था कि मेरे को वहाँ से एक ऐसा जुनून मिला कि अब मुझे और कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और वहीं पे मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि जो लोग किसी भी वजह से अगर ऐसा डाउन्स आते हैं और अगर वो कुछ गलत कदम उठाते हैं या सुसाइड से ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता कि उनके बाद में घर वालों की, परिवार वालों की क्या हालत होती है। वो मैंने वहाँ देख लिया था, तो वहाँ पे ये हो गया था कि कुछ भी बड़ा होगा, मैं इस तरीके से गलत कदम नहीं उठाऊँगा। उसके बाद मेरी पढ़ाई वापस चालू होती है। वो साल जैसे-जैसे हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ कि वो सब होने के बाद, ट्रेजेडी होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का कुछ करूँ। मैंने गाँव में जो मेरा जान-पहचान वाले थे, तो मैंने पेपर डालना भी शुरू किया। मुझे महीने का ₹50 मिलता था। ये सुबह 2 घंटा न्यूज़पेपर बेचने के बाद ₹11.5 से मैंने वो सब चीज़ें खरीदी, जो गुटखा, सुपारी और छोटे बिस्किट्स, जो भी सामान आ सकता था, मेरे घर के बाहर मैंने वो दुकान डालना शुरू किया। अब उस दुकान पे ये तो था नहीं कि कितना बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन ये था कि मैं खुद पढ़ पाऊँगा। इसी चीज़ से किया और घर की जो आर्थिक तंगी है, वो भी मैं खर्चा उठा पाऊँगा। वो सब चलते गया, होते गया। 10th से मैंने 7th और 8th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फ़ीस का लोड नहीं आया। मैंने कॉल जैसे-जैसे मेरी परसेंटेज अच्छी आई 12th में, मुझे इतना मालूम था कि मुझे पढ़ना है। तो किसी ने मुझे गाइड किया कि आप जज बन सकते हैं, जिनको लाल गाड़ी भी मिलती है, इज़्ज़त भी होता है और देश के लिए अच्छा भी होता है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे आरजीएस करना है। फिर से नई मंजिल शुरू हुई, फिर से एक नया दौर, एक नया जून शुरू हुआ। तो मैंने वही परसेंटेज अच्छा था, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, फ़ीस वगैरह कम थी। वही 3 साल की कहानी, गाँव से आना और वो सब करना, किराया वगैरह, किराया बचाने के लिए भूखे रहना, पैदल जाना, वो सब मेरे साथ पहले से ही था। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब जान लिया था कि पैसे क्या होते हैं, घर में किस तरीके से राशन आता है, खाना आता है। जैसे-जैसे मेरा एलएलबी चल रहा था और मैं क्लास में टॉपर था, मूड कोर्ट पे भी मैं जज बनता था, तो मेरे क्लासमेट्स मुझे ऑलरेडी उसी टाइम से सेकंड ईयर से मुझे जज साहब बोलने लग गए और ये एक श्योरिटी दी और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, सब कुछ ठीक है और मैं जज बन जाऊँगा, तो मेरे सारे जो भी मेरे विज़न, जो सपने थे, अभी सब पूरे होने वाले हैं और उसी तरीके से मैं तैयारी कर रहा था। फिर से मेरे साथ में एक ऐसा दुर्घटना होती है कि एलएलबी के फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं और उससे 1 साल पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने पढ़ाई की वजह से ही सुसाइड कर लिया था। उसका असर मेरे को भी होने लगा। मेरे मम्मी की टेंशन लेने लग गया मैं और मेरे को भी यूँ लगा कि अभी मेरे को भी डिप्रेशन हो रहा है। मेरी अब वो 3, 4, 5 घंटे जो सो रहा था, वो भी नींद मुझे नहीं आ रही है और मैं जब सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ओवरथिंकिंग मुझे चल रहा था। एंग्ज़ायटी होता था मेरे को। जैसे-तैसे एग्ज़ाम मेरे नज़दीक आए, मेरे 9 पेपर होते थे, मैंने जैसे-तैसे 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, उस डिप्रेशन की सिचुएशन में जब मेरी ये हालत थी, मेरी एंगेजमेंट कर दी गई, जो कि मैं देखने भी नहीं गया क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पाया, ना मैं कुछ बन पाया, ना मेरे पास में कोई इनकम सोर्स है, ना मैं पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं उस सगाई शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी की खुशी के लिए वहाँ पे एक ही थॉट आया कि ये जीवन इनका दिया हुआ है और इनके ही हमें नाम कर देना चाहिए। मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, मैं तो परिवार के लिए ही जी रहा था। डिप्रेशन से बाहर आया, रूम में ही बंद रहता था, दाढ़ी बढ़ जाती थी। तो वहाँ पे एक कविता की कुछ लाइनें हैं जो मुझे मोटिवेट किया, दिनकर जी की, जो रश्मि रथी से है कि भगवान को अब मैं कोसने लगा और छोटा-सा मैं बोलूँगा कि मैं वो उस स्टेटमेंट से मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस लाया कि अब यातना नहीं, अब रण होगा। बाकी तो सबको मालूम ही है वो। तो उसी टाइम पे 2010 में जब मेरा एलएलबी चल रहा था, उस वक़्त मैंने एग्ज़िबिशन किया था मुंबई में। तो वहाँ पे 10 दिन का एग्ज़िबिशन था, वो भी ऐसा ही था कि रहना भी वहीं होता था, मच्छरों में सोना होता था, खाना भी वहीं होता था। हालाँकि एग्ज़िबिशन मैं किसी और की करने गया था एज़ अ सेल्समैन, एक्सपीरियंस लेने के हिसाब से। सो मैंने बॉम्बे में जो एग्ज़िबिशन किया और मेरे बाजू में एक स्टॉल थी, जो मेरा फ्रेंड बना, फेसबुक फ्रेंड बना और मेरे को उसने सँभाला, हर चीज़ मैंने उसके साथ शेयर करी कि ये हुआ।
मैं बॉम्बे में कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उसने बोला हाँ, आप कर सकते हो। बॉम्बे तो वही सब कहानी उसकी शुरू हुई, माया नगरी है, सपनों की नगरी है। उस टाइम मैं फ़िल्में भी नहीं देखता था, तो मुझे मेरे दोस्त नितिन ने सब कुछ बताया कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। उस वक़्त मैं दिमाग में लेकर वापस मैं गाँव आ गया और मैंने एलएलबी कर लिया, राजेश कर लिया। तो मेरे को वो क्लिक हुआ कि नितिन की वो बातें, अभी मैं बॉम्बे में कुछ कर सकता हूँ, मुंबई जो सपनों की नगरी है, वहाँ से मैं कुछ करूँगा। मैं गया मुंबई, घरवाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मम्मी-पापा का वही, और घर से भी अब उनको तो था मैं फेल्योर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, घर में इनकम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वहाँ से ताने भी आने लगे कि जो मछली तालाब में कुछ नहीं कर पाई, वो समुद्र में जाके क्या करेगी? तो वो दर्द भी पीकर मैंने मुंबई की तरफ रुख किया। हालाँकि मुझे मालूम था वहाँ भी मेरे पास सामने अंधेरा ही है, ना कुछ नौकरी है, ना कुछ होप है, ना कुछ है। बस ठीक है, कुछ करना है, भले ही वहाँ जाके कुछ भी करेंगे, और मैं निकल गया मुंबई की तरफ। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरी वहाँ मुंबई की जो मेरी सेकंड इनिंग है, वो कैसे शुरू हुई। मैं वहाँ से सिर्फ़ बोरीवली स्टेशन जानता था। मैं बोरीवली पहुँचा, रहने का नहीं था, जेब में पैसे भी नहीं थे, कॉन्फिडेंस डाउन था। लेकिन जैसे ही अच्छे कपड़े पहनते हुए लोगों को देखता था, मैं उनके पीछे जाता था और काम माँगता था। तो नेचुरल सी बात है, मुझे कोई नौकरी देता ही नहीं। 2 दिन ऐसा ही चला, मैं बोरीवली स्टेशन ही सोया और वही सब चलता रहा, मच्छर भी खाए, ये सब खाए। उसी टाइम पे मैंने वापस नितिन को फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, और मैंने मना कर दिया ना, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो नितिन ने वो एक बोरीवली वेस्ट में एक एग्ज़िबिशन जहाँ मेरी शुरुआत हुई थी, वहीं पे मेरे को लेकर गया, जहाँ पे मेरा उसने रहने का इंतज़ाम किया, और जिस स्टॉल पे मैं रहता था, वहाँ मैं दिन भर काम करता था, उसी के साथ खाता था, और थोड़ा-सा जो भी खर्चा 100 डेढ़ सौ रुपए डेली का मुझे मिलता था। वहाँ से मेरे को ये तो क्लिक हुआ कि मैं बिज़नेस में ही के लिए बना हूँ, मैं बिज़नेस ही करूँगा, या मेरे को लाइन मिल गया कि मैं वहाँ सीख चुका था। वो एग्ज़िबिशन करने के बाद मैं वापस आया, मेरी सगाई भी हो चुकी थी और अब शादी का प्रेशर था। मैं वापस मेरे गाँव में आया, शादी की तैयारियाँ चली और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यूँ मानो कि शादी हो रही थी, मेरा शरीर है, मेरा ध्यान और मेरी आत्मा बॉम्बे में है। प्लानिंग चल रही है कि मुझे क्या करना है। जैसे-तैसे यूँ समझो कि मेरी शादी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, और शादी के 8 दिन 10 दिन बाद मैं वापस बॉम्बे चले गया। मेरी वाइफ़ का ये था कि मैंने उनसे कभी बात नहीं की, सगाई भी हुई तो मेरी इच्छा नहीं थी, या मेरी जो भी है वो भी नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी लाइफ़ में मेरा टर्निंग पॉइंट मेरी वाइफ़ है। ये आज अब जो मैं बता रहा हूँ कि जो बोलते हैं एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसका जीता जागता ये एक उदाहरण है। मेरी वाइफ़ को मैं लेके आया बॉम्बे में, डिस्कशन चालू हुआ और उसको भी पता चला कि यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या था। वो सच से मतलब कि यूँ समझो कि अभी रूबरू हो चुकी थी कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, जो भी होता है कि गाँव में क्या और शहर में क्या। लेकिन उसने उस तरीके से कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, हम कर लेंगे कुछ। वाइफ़ का सपोर्ट मिलने लगा, मोरली भी सपोर्ट मिला, और उनका ये था कि मुझे भी खुद का कुछ करना है, मैं घर में बैठने वाली नहीं हूँ। तो उनको भी बिज़नेस करना था या बुटीक करना था। फिर बिज़नेस का कीड़ा मेरे भी ब्लड में था, उनके भी था, और मेरी को वही स्टोरी याद है कि मैंने पेपर भी बेचा है, मैंने बर्तन भी साफ़ किए हैं और मैंने दुकान भी चलाई है। तो मैं वो सब बिज़नेस ही है कि मैं कर सकता हूँ। तो डिसीज़न हुआ कि हम एग्ज़िबिशन शुरू करते हैं। जैसे-तैसे हमने माल उधार लेना, इधर से 10,000 का 5,000 का ऐसे करके हमने बोरीवली में वहीं एग्ज़िबिशन शुरू करी, और दोनों ने इतनी मेहनत करी, मैं तो था ही सपोर्टिंग रोल में, मेरी वाइफ़ ने उतनी मेहनत करी कि सुबह खाना बनाकर 10 बजे एग्ज़िबिशन में पहुँचना, 10 बजे बंद करके घर पहुँचना 12 बजे, और फिर खाना बना के 4 घंटे 5 घंटे वो सो पाते थे। बिज़नेस एग्ज़िबिशन चल पड़ी, हमने एक्सपेंड किया, 1 से 2 एग्ज़िबिशन, 2 से 3 एग्ज़िबिशन किया, उसके बाद माल रखने की प्रॉब्लम आई, तो हमने एक छोटा-मोटा स्टोर लिया पार्ला में। उस स्टोर में भी उतनी ही शिद्दत से मेरी वाइफ़ ने मेहनत करी, फिर मैं एग्ज़िबिशन सँभालता था और वो स्टोर सँभालती थी। और वहीं से फिर डिसाइड ये हुआ कि ब्रांड का नाम ऐसा हो, जो मेरे गाँव को इंडिकेट करे, जो मेरा ब्लॉक प्रिंट का आर्ट है, वो भी प्रिज़र्व हो और लोगों को एम्पावर भी मिले, या मैंने पहले ही सोचा था कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो। तो हमने इस तरीके से इंडिकेशन, हमारा ब्रांड का नाम हमने ओहो जयपुर रखा, जो जयपुर को बिलॉन्ग करता है, और ओहो इसके लिए कि एक एक वाव है, एक सरप्राइज़ है कि यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक और अलग मिलता है। सब कुछ हाथ से बनता है, सब कुछ हैंड का है, गाँव में औरतें हाथ से काम करती हैं, जो छपाई है,
और जिनकी मजदूरी भी कुछ नहीं होती। तो वो भी एक विज़न था कि एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करके और उनको एम्प्लॉय या एम्पावरमेंट किया जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। क्योंकि वो दिन वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मेरी माँ, उसकी चीज़ें गिरवी रखना, और वो चीज़ें आज भी थी कि बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पा रहे थे। तो ब्रांड आ चुका था और खुद का काम था, औरतों को हाथ से काम करना था, तो उनको काम देने के लिए बिज़नेस बढ़ाना था। तो एक दुकान, एक से हमने 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 दुकान तक हो चुकी थी और टाइम आ गया था 2018-19। उसके बाद ये सब तरह से एडवाइस आने लगी कि आप सब लोग डिमांड करने लगे कि हमें फ्रेंचाइज़ी चाहिए या हमें ये चाहिए, आपका माल अच्छा है, सब कुछ है। तो लोगों से एडवाइस लेने लगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो जैसे-तैसे हमने एक स्टोर जुहू में मेरी हमने सब कुछ दाँव पे लगाकर वहाँ पे पूरा अमाउंट लोन लेकर सब कुछ करके एक बढ़िया फर्नीचर के साथ में हमने वो स्टोर शुरू किया। और जिसकी ओपनिंग यूँ समझो कि वो मेरे अब मुझे लगने लगा था कि मेरे वो सपने पूरे हो रहे हैं। उसी में एक इमोशन मेरा ये था कि इस दुकान की ओपनिंग मेरे माँ-बाप करें। मैंने मम्मी-पापा को बुलाया, वो मार्च में होली के बाद आए और उसमें ये भी था कि मैं इनको वापस छोड़ूँगा जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। मैं उनको फ्लाइट में लेके जाऊँगा, उसका भी टिकट पहले से था, लेकिन भगवान को कुछ और मंज़ूर था। 17 मार्च 2020 को मैंने जुहू की दुकान की ओपनिंग करी। ओपनिंग के महज़ 5 दिन के बाद में कोविड आया और लॉकडाउन हो गया। ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म अभी, कि जैसे सब कुछ अच्छा चलते भगवान ऐसे देता है, पास में आते ही छीन लेता था। वो मुझे उस टाइम ऐसे लग गया था कि भगवान कुछ और ही चाहता है। भगवान से मेरा फाइट चलता था, लेकिन मम्मी-पापा घर में थे तो मैं अपने आप को चेहरे पे टेंशन नहीं लाता था। मैं उनके सामने खुश रहता था कि इनको टेंशन नहीं हो। तो उस कोविड ने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया था चारों तरफ से कि माँ-बाप को मैं ज़िंदा रख पाऊँगा, घर में एक बच्चा है और एक बंद कमरे में। और वहाँ का एक ऐसा डर का माहौल हो गया कि मेरे को वही चीज़ हो गई कि मुझे नींद आना बंद हो गया वापस से, माँ-बाप को देखकर, और वो भी बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे कि न्यूज़ में यही आ रहा है, ये आ रहा है। और वो मुझे समझाने लगे कि बेटा कोई बात नहीं है। जैसे-जैसे सब हुआ, घर में कुछ था नहीं सोचने के अलावा, प्लानिंग के अलावा, और कोविड निकल चुका था। सब कुछ नॉर्मल होने लगा, दुकानें खुलने लगी, बंद दुकानों के भी रेंट दिए, उनसे हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, टाइम लिया और एक बहुत बड़ा बैकलॉग खड़ा हो गया था। दिवाली आते-आते बिज़नेस हमारा रन करने लगा, उस टाइम पे हमारी 3 दुकानें थी और फिर से वही कि अब फिर गिर गए, फिर खड़ा होना, आदत हो चुकी थी मेरे को इन सब चीज़ों की और उतार-चढ़ाव की। तो मैं इस तरीके से कठोर हो गया था कि अभी कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करना ही है। और वो चैलेंज हमेशा, अब कोई दिन संकट आता है तो वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस रहता है, वो मेरे लिए बूस्टर रहता है। आज मैंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे लिए बूस्टर है। मैं तैयार था अब लड़ने के लिए। जैसे-जैसे सेल आना शुरू हुआ, मेरी वाइफ़ ने बहुत मेहनत करी, दिन-रात एक किए और पहला लॉकडाउन निकला, सब कुछ नॉर्मल हो गया, बैकलॉग कवर हुआ। फिर से कहानी शुरू होती कि अभी हम फिर से बढ़ते हैं। फिर चौथी दुकान, उस टाइम हमारे सब दुकानें लोखंडवाला जैसे पॉश एरिया, बांद्रा जैसे, जुहू जैसे एरियाज़ में, जिसका रेंट भी बहुत हाई होता है, वहाँ हमने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। लोखंडवाला में हाई डिमांड थी, इसके लिए हमने चौथा स्टोर डिसाइड किया कि हम लोखंडवाला में एक चौथा स्टोर करते हैं। 25 मार्च करीब-करीब उसकी ओपनिंग थी। भगवान फिर मज़ाक कर रहा था और 5 अप्रैल को फिर से सेकंड लॉकडाउन हुआ। तो चौथी दुकान खुलने के बाद महज़ 10 दिन में फिर से लॉकडाउन, फिर से वही दौर, लेकिन इस बार मैं टूटा नहीं था। इस बार मेरे को बूस्टर था कि आने दो, कितना प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं सबके साथ है। वो सब आया, कॉन्फिडेंस अपने लेवल पे आया, दुकानें चलने लगी और अब मैं हार मानने वाला नहीं था कि अभी कितनी बड़ी ट्रेजेडीज़ है। चारों दुकानें रन होने लगी। एक बॉम्बे में स्टिचिंग फैक्ट्री थी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, हम एग्ज़िबिशन करने लगे और ऑनलाइन पे होने लगा, डिमांड आने लगी। तो एक वो गाँव का फ़ील आया कि अब मैं शहर में मैं सेट हूँ, अब मुझे गाँव के लिए कुछ करना है। तो मेरी थॉट आई कि बैक टू विलेज। मुझे शहर में तो वैसे भी नहीं रहना, मैं नेचर लवर रहा, मैं वापस गाँव में आया। वहाँ पे वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, एक बड़ी इंडस्ट्री डाली, फैक्ट्री डाली। वहाँ पे आज 40 से 50 लेडीज़ काम कर रही हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है और उसी क्रम में ओहो जयपुर आज काम कर रहा है।
तो जो मैंने आज एक बिज़नेस खड़ा किया है गाँव से निकल कर एक शहर में, सभी संघर्ष को फेस करते हुए, तो जिस टाइम मैं एक ₹11.5 से बिज़नेस शुरू किया वो भी याद है। उसके बाद 10-10 हज़ार का माल उधार लेके वो भी याद है। आज हमारी कंपनी का 40 से 50 करोड़ का टर्नओवर है, 4 स्टोर रनिंग है बॉम्बे में, एक बड़ी फैक्ट्री बॉम्बे में और एक बगरू में मेरे गाँव में रनिंग है। और कम से कम नहीं करते, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इसमें 150 से 200 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जो ही मेरी संतुष्टि है कि मैंने कम से कम 150-200 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। और ये फिगर बढ़ने वाले हैं, वो टर्नओवर में भी बढ़ेंगे और लोगों को जो आर्टिज़न्स हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और मैंने मेरा जीवन जो समर्पण किया है, वो समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। और अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ कि मुझे अब सक्सेस बनने की चाह नहीं रही है। मुझे लोगों को सक्सेस करने की चाहत बची है कि मैं खुद एक सक्सेस हो जाऊँगा तो वो एक बनेगा। मुझे भी हज़ारों को सक्सेस करना है। तो मेरा जीवन उस तरीके से समर्पण कर रखा है कि अभी लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प, भले वो करियर काउंसलिंग हो, बिज़नेस का गाइडलाइन हो, सपोर्ट हो या गाँव में वुमेन एम्पावरमेंट हो, उसको किस तरीके से कंपाउंड किया जाए, अभी मेरा मिशन वही है और उसी क्रम में मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।